हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेट भाई का ज्ञान। आज हम देखेंगे एलपीएम 2019 पेपर 1 जो कि फुली सॉल्व है, फुली एनालाइज्ड है। और आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसकी सूरती जो है बफेलो के बारे में देखेंगे और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। और जो है CIRG जो कि है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स के बारे में देखेंगे। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स इन इंडिया कितने हैं वो पता चलेगा। और लायन का जो है साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो, ऐसे और भी चीज़ें आपको पता चलेगी। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द पेपर। अब अपन जो है फिलअप से स्टार्ट करते हैं। तो पहला है एजेंट विच इनिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड। तो आप जानते हैं जो ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को इनिबिट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं माइक्रोबिसिडल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ इन शीप इज कॉल्ड। तो ये भी आप सभी जानते हैं कि जो पार्चुरेशन होता है शीप के अंदर उसके अंदर कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। आप बिल्कुल सही हैं, लैम्बिंग जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है, टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर जो है वो एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ इन शीप को बोलते हैं। फिर बात करते हैं एज पर 19 सेंसस 2012 इंडियन पोजेसेस डैश मिलियंस ऑफ बफेलो पॉपुलेशन। तो अभी ये 2012 तो पुराना डाटा हो गया, अभी लेटेस्ट 20th सेंसस लाइफ स्टॉक सेंसस आया है। उसके अंदर अपन बफेलो पॉपुलेशन की बात करें तो वो लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग है 109.85 मिलियन। सो ये आप ये याद रखना पड़ेगा। फिर है फ्लूइड प्रिपरेशन गिवन और इंट्रोड्यूस थ्रू रेक्टम आर नोन एज। सो उसे इनेमा बोलते हैं। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये इनेमा जो रेक्टम में जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, फ्लूइड प्रिपरेशन होती है। फिर बात करते हैं साइंटिफिक नेम ऑफ बर्सीम फॉडरिस। तो ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये हर बार पूछेंगे क्वेश्चन, तो ये बहुत ही आसान है। ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम इसका आंसर है। फिर बात करते हैं एनी फीड हैविंग लेस देन 18% क्रूड फाइबर। लेस देन क्या है 18% क्रूड फाइबर। और क्या सबसे ज़्यादा है मोर देन 60% टीडीएन कंटेंट। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कंसनट्रेट बोलते हैं। ये डेफिनेशन है कंसनट्रेट की भी। फिर बात करते हैं सीड रेट ऑफ ल्यूसिन फॉडर क्रॉप इज डैश kg पर हेक्टेयर। तो इसका आंसर है 20 to 25 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एनरिचमेंट ऑफ 100 kg ऑफ पैडी स्टॉक। एनरिच किसको करना है, पैडी स्टॉक को, वो भी कितना 100 kg। अबाउट डैश यूरिया शुड बी डिजॉल्व इन 65 लीटर्स ऑफ वाटर। सो ये ट्रिकी क्वेश्चन है पर इसका आपको एक एज अ बेसिक याद रखें तो 4 kg यूरिया जो है डिजॉल्व किया जाता है 65 लीटर्स ऑफ वाटर में जब हमें 100 kg पैडी स्टॉक को एनरिच करना होता है। तो ये एक सिंपल डाटा है, आप याद रख सकते हैं इसे। फिर बात करें कोलेस्ट्रम शुड बी फेड एट द रेट ऑफ डैश परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट ऑफ काफ। सो ये जो है इसके अंदर इसका आंसर जो है वो है कि इसके अंदर अपन 5 to 6% जो होता है ना बॉडी वेट जो काफ का उसको कोलेस्ट्रम फीड करवानी पड़ती है। फिर बात करते हैं तो बफेलो ब्रीड विथ सिकल शेप्ड हॉर्निस। सो ये आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि जो सूरती जो है ना बफेलो ब्रीड उसके अंदर जो है हॉर्न कैसे होता है, सिकल शेप्ड होता है। फिर बात करें द टाइम ऑफ बिटवीन सक्सेसफुल कंसेप्शन एंड पार्चुरेशन इज नोन एज। सो ये आप सब जानते हैं, उसे गेस्टेशन पीरियड बोला जाता है। फिर बात करते हैं द नंबर ऑफ कार्विंग पेन्स रिक्वायर्ड इज डैश ऑफ द टोटल ऑफ द नंबर ऑफ टोटल ब्रीडेबल फीमेल स्टॉक इन द फार्म। सो एक डाटा है जिसका आंसर है 10% जो है नंबर ऑफ टोटल ब्रीडेबल फीमेल स्टॉक इन द फार्म। फिर है फीडिंग बिहेवियर ऑफ गोट इज नोन एज। तो वो जो है वो हमेशा करती है ब्राउजिंग, जो कि शीप की बात करें वो करती है ग्रेजिंग। सो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखना है। फिर बात करें फीडिंग ऑफ एक्स्ट्रा कंसनट्रेट टू ईव्स 2 to 3 weeks प्रायर टू ऑनसेट ऑफ ब्रीडिंग सीजन इज नोन एज। सो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इसका आंसर है फ्लशिंग। सो ये जो है आपको पूछा जाता है डेफिनेशन में, ये आप वहाँ पे भी लिखना पड़ता है, तो एज इट इज़ आप इसे याद भी कर सकते हैं। फिर बात करें तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट। तो ये कहाँ सिचुएटेड है, ये पलक्कड़ केरला में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ लायन इज नोन एज। तो ग्रुप ऑफ लायंस को जो है प्राइड बोला जाता है, प्राइड अभिमान, प्राइड होता है ना PRID वो वाला। फिर बात करते हैं द पीरियड इन विच फूड इज़ नॉट सफिशेंटली अवेलेबल और कॉज ट्रबल टू द एनिमल्स इज़ नोन एज। तो उसे हम बोलते हैं लीन सीजन। तो ये वर्ड है आपको याद रखना है। फिर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर। तो ये जो हुआ था 1962 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये आपको डाटा याद रखना है, ये पूछते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है देहरादून में। फिर बात करते हैं द डैश नंबर ऑफ फ्रीडम्स हैव बीन प्रपोज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स। तो ये टोटल 5 फ्रीडम्स थे। फिर बात करते हैं MCQs की। तो फर्स्ट है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स है ना CIRG, ये कहाँ सिचुएटेड है। तो ये सिचुएटेड है मखदूम UP में।
फिर बात करें बॉस टॉरस इज साइंटिफिक नेम ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको याद रखना है जेबू कैटल तो होती है इंडियन वाली, और जो बॉस टॉरस जो होती है ना वो होती है बाहर जो फॉरेन में होती है। तो फॉरेन में जो है ये जो है हम्पलेस कैटल्स मिलती है, तो ये उसका साइंटिफिक नेम है हम्पलेस कैटल का, तो ये आपको डाटा याद रखना है। फिर बात करते हैं द आर कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डैश एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, तो ये टोटल जो है 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में जो है हमारी जो कंट्री है वो डिवाइडेड हो रखी है। फिर बात करें पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन इंडिया इज डैश ग्राम पर डे पर पर्सन, तो इसका जो आंसर है वो है 355। फिर बात करें बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये कैसे प्रोड्यूस होती है आप जानते हैं, एनएरोबिक फर्मेंटेशन। फिर बात करते हैं आइडेंटिफाई द लेग्यूमिनस फॉडर ग्रीन फॉडर फ्रॉम द बिलो, सो हमें ये इसके अंदर निकालना है, तो ओट मेज और बाजा जो है ना वो इसमें नहीं आएगा, आंसर जो आएगा वो है काउपी जो कि है लेग्यूमिनस ग्रीन फॉडर। फिर बात करें क्वीन ऑफ फॉडर इज, सो इसे हमें याद रखना है मेडिकागो सटाइवा जिसे लुसीन भी बोलते हैं, ये क्वीन होती है फॉडर की। फिर बात करें नेक्स्ट हमारा है he should not have dash more than the moisture at the time of storage, सो इसका आंसर है 15 to 20%, ये एक्चुअल डाटा है याद रखना पड़ता है। फिर विच वन ऑफ इज नॉट एन एसिलरी स्ट्रक्चर ऑन अ डेयरी फार्म, सो ये जो साइलो है ना इसका करेक्ट आंसर है एसिलरी स्ट्रक्चर पूछा है, ये क्या होता है, तो जो ऐसा स्ट्रक्चर जो कि मतलब इंपॉर्टेंट हो ना अपने डेयरी फार्म के लिए उस एसिलरी स्ट्रक्चर्स बोलता है, तो इसने नॉट लिखा है, तो मतलब आप देख सकते हैं हे शेड, काफ शेड, स्टोर्स ऑफ कंसनट्रेट फीड, ये सारे जो है डेयरी फार्म में रिक्वायर्ड होता है, जबकि साइलो जो होता है ना एक खुद की प्रैक्टिस है अगर आपको प्रिजर्व करना है या फिर, और उसमें भी जो है आप कोई गड्ढा जो होता है ना उसे बोलते हैं साइलो, तो ये उसके हिसाब से ये एसिलरी स्ट्रक्चर नहीं है डेयरी फार्म का। फिर बात करें सूरती इज़ अ ब्रीड ऑफ, तो ये आपको अगर आपने घोट ढंग से पढ़ी है तो आप घोट टिक कर दोगे, बफेलो ढंग से पढ़ी है तो बफेलो टिक कर दोगे, पर इसका आंसर है बोथ 1 and 2, सो ये आप याद रखना सूरती जो है गोट भी है और सूरती जो है बफेलो भी है। फिर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मिल्क मशीन, सो मिल्किंग मशीन का कौन सा कंपोनेंट है, पल्सेटर ऑफ कोर्स होता है, वैक्यूम पंप होता है, टीट कप भी होता है, स्ट्रेनर नहीं होता, स्ट्रेनर जो है मिल्किंग मशीन में नहीं होता, छन्नी जिसे बोलते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं रिसेंटली आइडेंटिफाइड ब्रीड केंद्रापड़ा बिलोंग्स टू विच स्पीशीज़, तो ये जो है शीप की जो है स्पीशीज़ है, ये आपको याद रखना है। फिर बात करें बफेलो ब्रीड हैविंग द हाईएस्ट फैट परसेंटेज इन मिल्क, तो ये आपको जो है रटना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है भादवारी। फिर बात करें दिस इज़ द प्राइमरी रिकॉर्ड मेंटेन डेली एंड एंट्रीज इन ऑल द रजिस्टर्स आर मेड फ्रॉम दिस रजिस्टर, इसका आंसर जो है वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपका जो एकदम एग्जैक्ट आंसर होगा उससे हम अप्रिशिएट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिल्ट अप एरिया इन द जू शैल नॉट एक्सीड -% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द जू, इसका आंसर जो है 25% है, एग्जैक्ट डाटा है। फिर बात करें हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एंड जू एनिमल्स इंक्लूड्स, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, फूड वाटर शेल्टर, तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर जाएगा। फिर है साइंटिफिक नेम ऑफ लायन इज, तो लायन का साइंटिफिक नेम क्या है आप जानते हैं, बहुत आसान है, पैंथेरा लियो पर्सिका। फिर बात करें हेडक्वार्टर ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड इन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, सो ये लोकेटेड कहाँ है, ये लोकेटेड है हमारा देहरादून उत्तराखंड में। फिर बात करें ये मेनका संजय गांधी चेयरमैनशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, तो ये 19 का जो आंसर है वो है पीपल फॉर एनिमल, बी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर एनिमल वेलफेयर इंक्लूड्स, तो आप जानते ही हैं फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट और नेचुरलनेस, ये तीनों जो है सही आंसर है, तो डी ऑप्शन इज विल बी करेक्ट। सो अब अपन जो है डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट है NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, पहले तो आपको डेफिनेशन के सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तो फिर आप डेफिनेशन लिखोगे ना, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो अब इसके बारे में आपको ऐसे लिखना होगा जैसे कि ये फाउंड कब हुआ था, तो ये 16 जुलाई 1965 में फाउंड हुआ था, इसके हेडक्वार्टर आनंद गुजरात में है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो थे वॉज द फाउंडर चेयर ऑफ NDDB, और ये जो थे मेन फंक्शन इसका क्या था, प्लान प्रमोट और ऑर्गेनाइज करना प्रोग्राम्स फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डेयरीज के डेवलपमेंट के लिए था। फिर बात करता है ट्रिपल वेजेस ऑफ डेयरी कैटल, तो ये क्या बोल रहा है, ट्रिपल वेज सिस्टम क्या होता है, मतलब ये क्या होता है, ट्रिपल वेज शेप जो होता है ना एक आइडियल फॉर्म होता है डेयरी काउ का जो कि वेल डिस्क्राइब्ड होता है बाय ट्रिपल वेज शेप। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है रोटेशनल ग्रेजिंग। सो रोटेशनल ग्रेजिंग की बात करें तो सिंपल जो है ये रोटेशनल ग्रेजिंग इज अ पास्चर सिस्टम इन विच मोर देन one pasture area is used and livestock are moved to different pasture areas during the grazing season.
सो यही है। फिर स्कैरसिटी फॉडर, तो आप जानते हैं डिफरेंट नेचुरल कैलेमिटीज लाइक ड्रॉट हो गया, फूड एंड साइक्लोन और फायर अफेक्टिंग द क्रॉप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। क्रॉप रेसिड्यू और ग्रेन बाई प्रोडक्ट लाइक वीट स्ट्रॉ, स्टोवर ऑफ सोरगम, बाजरा, मेज और ये नेचुरल ग्लासेज है ना, वो यूज़ की जाती है स्कैरसिटी फॉडर में। फिर बात करते हैं मैटरनिटी पैन। तो मैटरनिटी पैन जो होता है बेडेड एरिया होता है विद सैंड एंड स्ट्रॉ ऑन टॉप इन द रेयर हाफ ऑफ द पैन। 140 स्क्वायर फीट पर काउ होता है और गोट फुटिंग जो होता है ना, वेल बेडेड और एबल टू रिस्ट्रेन काउज एंड ईजी टू रिमूव मैन्योर और ईजी टू सैनिटाइज। तो ये मैटरनिटी पैन में आता है। फिर है करंट फ्रीज। सबसे पहले इसका आपको पता होना चाहिए क्रॉस ब्रीड है जो कि डेवलप्ड की गई थी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में। फिर इसको जो है द ब्रीड वॉज डेवलप्ड यूजिंग होल्स्टीन फ्रीजर एंड थारपारकर। तो ये इसका डाटा आपको याद रखना है। फिर है कॉस्ट्रम फीडिंग। तो कॉस्ट्रम फीडिंग क्या होती है? कॉस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क सिक्रेटेड बाय द अडर इमीडिएटली आफ्टर एंड फॉर 3 to 4 days ये कंटिन्यूस सिक्रेशन होता है। थ्रू कोलोस्ट्रम द यंग एनिमल ऑब्टेन्स इट्स फर्स्ट सप्लाई ऑफ एंटीबॉडीज विद प्रोटेक्शन इट अगेंस्ट फ्रॉम वेरियस बैक्टीरिया एंड वायरसेस। फिर बात करें पश्मीना। तो पश्मीना जो है एक पॉपुलरली नोन एज कश्मीरी और इसका जो है सिस्टम इज़ वेल नोन फॉर द फाइननेस और वार्मथ एंड सॉफ्टनेस। और ये जो होता है लग्जीरियस, सॉफ्टर और वार्मर देन सुपर फाइन मरीनो वूल। वूल का ही एक है सिस्टम और ये जो है लग्जीरियस होता है और ज़्यादा महंगा होता है। और पश्मीना जो है इसका मतलब ही होता है सॉफ्ट गोल्ड। फिर बात करें पश्मीना वूल जो है ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है? छंगथंगी और लद्दाख पश्मीना गोट से। फिर बात करते हैं IUCN। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और ये जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये फाउंड कब हुई थी? 1948 फ्रांस में। और इसका जो है यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड, मोटो इसका एक ही है, यूनाइट करना लाइफ को और लाइवलीहुड को। फिर बात करें एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो ऐसी स्पीसीज ऑफ द प्लांट और एनिमल दैट इज इमीडिएटली डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट हो जाएंगी और नीड्स प्रोटेक्शन टू सर्वाइव। तो ये इसको प्रोटेक्शन चाहिए सर्वाइवल के लिए। फिर है CPCSEA। ये जो होता है इसकी फुल फॉर्म आपको पहले पता होना चाहिए, कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल। ये कब फॉर्म हुई थी? ये हुई थी फॉर्म 1964 में और इसके हेडक्वार्टर कहाँ थे? चेन्नई में थे। स्टेटरी बॉडी फॉर्म्ड बाय द एक्ट ऑफ the Indian Parliament under the Prevention of Cruelty to Animal Act 1960। और नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है bestiality। सो इट इज़ अ सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय द ह्यूमन बीइंग विद द लोअर एनिमल्स। फिर अपन स्टार्ट करते हैं शॉर्ट नोट्स में। तो फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल बाय रोड। सो आप जानते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट होता है बाय रोड और ट्रक की वजह से वो कन्वीनियंस लोडिंग होती है ट्रक वाली, और उसमें जो है फार्म जो है डायरेक्ट ट्रांजिट करता है पॉइंट ऑफ मार्केट और उसकी जो है हर्ड से। फिर बात करें द एब्सेंस ऑफ रिपीटेड हैंडलिंग एंड डिस्टर्बेंस एसोसिएटेड विद इट एंड सब्सिक्वेंट अवॉइडेंस ऑफ सीरियस वेट लॉस। तो आप रिपीटेडली हैंडलिंग और डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते। बट द पुअर रोड कंडीशन आप जानते ही है, लॉन्गर डिस्टेंस होती है ट्रैवल करने के लिए, कॉस्ट कंपैरेटिवली हाई कॉस्ट पर किलोमीटर देन रेल। और फिर बात करें व्हेन कैटल आर टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय गुड्स व्हीकल, तो फॉलोइंग प्रिकॉशन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे कि स्पेसिफिकली जो है आपको फिटेड गुड्स व्हीकल में आपको स्पेशल टाइप ऑफ टेल बोर्ड्स और पैडिंग अराउंड द साइड शुड बी यूज। फिर बात करें उसका ऑर्डिनरी गुड व्हीकल हो गई, अगर कोई ऑर्डिनरी गुड्स व्हीकल है तो शेल बी प्रोवाइडेड विद एंटी स्लिपरी मटेरियल, ताकि सच एज कॉइल मैटिंग या फिर वुडन बोर्ड लगा दिया। उससे क्या होगा कि सुपर स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो उसमें आपको कन्वीनियंस मिल जाएगी एनिमल को, ताकि वो ट्रांसपोर्ट इजीली हो सके। नो गुड्स व्हीकल शेल कैरी मोर देन 6 कैटल। तो ये तो आपको याद रखना है, 6 कैटल से ज़्यादा कोई भी गुड्स व्हीकल जो है कैरी नहीं कर सकती। ईच गुड्स व्हीकल शेल बी प्रोवाइडेड विद 1 अटेंडेंट, एक अटेंडेंट तो होना ही चाहिए। वाइल ट्रांसपोर्टिंग द कैटल गुड्स व्हीकल शेल नॉट बी लोडेड विद any other merchandise and to prevent cattle being frightened and injured they should preferably face the engine। so ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एडवांटेजेस ऑफ साइलेज मेकिंग। सिंपल है, जैसे कि ये पेल्टेबल हो गया, एक तो खाने में मतलब आसान एनिमल के लिए, स्लाइटली लग्जेटिव इन नेचर और मोर सक्यूलेंट फीड ड्यूरिंग स्कैरसिटी पीरियड। जब स्कैरसिटी पीरियड आता है ना, तब ये जो है सबसे बेस्ट होता है। न्यूट्रिएंट लॉस जो होता है इसके अंदर मिनिमम होता है और लेस स्टोरेज एरिया इज़ रिक्वायर्ड। और ये हेल्प करता है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट और मोल्ड्स
और ये ऑल्सो है ना कोई भी सीज़न में आप इसको बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सर्दी में बनाया या गर्मी में बनता है, ऐसा नहीं है, इसे ऑल सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड। और ऑर्गेनिक एसिड मेनली जैसे कि वोलेटाइल फैटी एसिड्स की बात करें तो वो प्रोड्यूस होता है इन द साइलेज सिमिलर टू दोज प्रोड्यूस इन रूमन। सो ये जो है इजीली यूटिलाइज हो जाता है इजी वे में। फिर नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पे चलते हैं, वो लूज हाउसिंग सिस्टम। सो कीपिंग द एनिमल क्लोज इन एन ओपन पेडॉक और पास्चर थ्रू आउट द डे एंड नाइट एक्सेप्ट द मिल्किंग टाइम। सो ये जो है द ओपन पेडॉक इज़ प्रोवाइडेड विद शेल्टर अलॉन्ग वन साइड और एक कॉमन वाटरिंग टैंक होना चाहिए, मतलब एक पानी का जो है टैंक होना चाहिए, कॉमन वाटरिंग टैंक। और फॉडर जो है वो कॉमन मेंजर में होनी चाहिए। कंसंट्रेट आपको टाइम टू टाइम खिलाना पड़ेगा, टाइम ऑफ मिल्किंग में भी, और उसको सेपरेट करना पड़ेगा मिल्किंग बांध से। और सेल्फ फीडिंग जो है उसको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी लूज सिस्टम ऑफ हाउसिंग में। और ओपन पेडॉक इज एनक्लोज बाय मीन्स ऑफ हाफ वॉल्स और प्लेन वायर फेंसेज फॉर कन्वीनियंट हाइट तक आप फेंसेज है, आप वॉल लगा सकते हो। ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ स्टॉक कैन बी हाउस एंड मैनेज अंडर लूज हाउसिंग। कोई भी तरह का लाइफ स्टॉक सारे तरह के आप मैनेज कर सकते हो उसके अंदर। और ये सूटेबल होता है ताकि कंट्रीज़ में, ताकि क्योंकि मतलब एक्सेप्ट टेम्परेट जोन में बाकी सब जगह ये सूटेबल होता है, क्योंकि हिमालय रीजन में वगैरह हैवी रेनफॉल एरियाज़ में ये जो है थोड़ा सूटेड नहीं होता। फिर बात करें हाउएवर स्लाइट मॉडिफिकेशन ऑफ एक्स्ट्रा फिटिंग में भी नेसेसरी, और ये चीपर होता है कंस्ट्रक्शन में, ईजियर टू एक्सपांड और फ्लेक्सिबल होता है यूटिलिटी में। तो ये सारे लूज हाउसिंग सिस्टम का जो है सिनेरियो है। फिर बात करें गोट ब्रीड्स ऑफ राजस्थान, तो हमें याद रखनी है जिसकी सिरोही हो गई वो राजस्थान यूपी जो है या इस एरिया में मिलती है, तो ये राजस्थान की गोट ब्रीड है। फिर बात करें अपन मारवाड़ी गोट की जो कि सर्व करती है डेजर्ट ऑफ राजस्थान। फिर बात करें सोजत गोट की जो है फेमस है मीट गोट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान। और ये सोजत गोट जो है क्रॉस ब्रीड भी माना जाता है, और ये डोमेस्टिक गोट ब्रीड का जमनापुरी गोट का। फिर बात करें जखराना गोट ब्रीड जो है इंट्रोडक्शन ऑफ जखराना गोट ब्रीड, जो बेसिकली जो है गोट ब्रीड जो है सिमिलर है बीटल गोट ब्रीड से। और इसका मेजर डिफरेंस है जखराना का कि इसके पास लॉन्गर साइज है और प्रीडोमिनेंटली ब्लैक इन कलर होती है विथ वाइट स्पॉट्स एंड मजल्स ऑफ एरियाज। तो ये सारी गोट है राजस्थान की। फिर बात करते हैं क्लीन मिल्क प्रोडक्शन। तो क्लीन मिल्क आप क्या समझते हो? क्लीन मिल्क का मतलब है कि जिसकी मिल्क कमिंग फ्रॉम हेल्दी काउ और बफेलो, उसके बाद उसको अपन ने प्रोसेसिंग की, गुड फ्लेवर आया, डिवाइड ऑफ डर्ट एंड फर्थ, और इसमें कंटेन किया रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया एंड एसेंशियली फ्री फ्रॉम पैथोजन। और क्लीन मिल्क शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद क्लीन्ड मिल्क, मतलब क्लीन मिल्क का एक क्लीन्ड मिल्क है, उसको कन्फ्यूजन में मतलब। क्लीन का मतलब सिंपल आप ध्यान रखो, मिल्क दैट हैज़ बीन पास थ्रू अ स्ट्रेनर और अ क्लीन क्लोथ और रिमूव विजिबल एक्स्ट्रानिमस मटेरियल, कोई विजिबल मटेरियल हटा दे उसे क्लीन मिल्क बोलते हैं। और ये हमेशा प्रॉफिटेबल होगा प्रोड्यूसर के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए और कंज्यूमर के लिए, तीनों के लिए। तो ये जो है आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट बात करें बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इकोसिस्टम विद plants and animal and usual of scientific and natural interest. It is titled by the given UNESCO to help protect the sites. प्लान क्या था? प्रमोट करना, मैनेज करना, रिसर्च करना, एजुकेट करना इकोसिस्टम कंजर्वेशन को। और ये इंक्लूड करता है सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बायोस्फीयर आप जानते हैं रिसर्च एक्सचेंज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस on new ideas for sustainably development. The aim is to get balanced relationship between mankind और nature. बायोस्फीयर ऑफ इंडिया की बात करें तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि तमिलनाडु में, केरला और कर्नाटका में है। और फिर बात करें गल्फ ऑफ, तो ये तमिलनाडु में है, और भी बहुत सारे हैं आप इसके अंदर देख सकते हैं। पाना मध्य प्रदेश, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात, ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ जू। तो क्लासीफाई किया है 4 में, लार्ज जू, मीडियम जू, स्मॉल जू और मिनी जू। सो इसमें आपको ये टेबल थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। जैसे कि लार्ज जू की बात करें तो उसके अंदर एरिया ऑफ जू अगर हमने अगर हेक्टेयर में तो 75 हेक्टेयर है, तो उसमें आप विजिटर्स कितने रखोगे? लैक्स में बात करें, लैक्स पर ईयर में तो 7.5 लैक्स पर ईयर विजिटर्स आप रखोगे उसके अंदर। नंबर ऑफ स्पीसीज़ कितने रखोगे? 75। नंबर ऑफ एनिमल्स कितने रखोगे? 750। फिर बात करें नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज़ कितनी होगी? तो 20। और नंबर ऑफ एनिमल एंडेंजर्ड स्पीसीज़ जो है वो होगी 100। फिर बात करें मीडियम जू की, तो मीडियम जू में जो है 35 हेक्टेयर का होगा एरिया जू का, उसके अंदर विजिटर वही 3.5, फिर 35 उसकी जो है नंबर ऑफ स्पीसीज 350 जो एनिमल्स होंगे, जिसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज होगी 10। फिर बात करें स्मॉल जू की तो 10 जो होगा वो हेक्टेयर का होगा,
1 लाख पर ईयर जो है इसके अंदर विजिटर्स आएंगे। और नंबर ऑफ स्पीसीज होगी 10, और नंबर ऑफ एनिमल्स की बात करें तो वो होंगे 100। एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की बात करें तो जो होंगे 3। फिर बात करें मिनी जू की तो ये सब लेस देन 10, लेस देन 1, लेस देन 10, लेस देन 100, ये सारा मिनी जू में आ जाएगा। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है जू का, ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, आपको याद रखना होता है। फिर बात करते हैं रोल ऑफ वेटनेरियन एंड एनिमल वेलफेयर, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि वेटनेरियन जो आप जानते हैं बीइंग अ हेल्थ पर्सनल ऑफ एनिमल शुड टेक मच मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एनिमल वेलफेयर, क्योंकि अवेयरनेस करना पीपल को रिगार्डिंग ह्यूमन बिहेवियर ये भी वेटनेरियन का ही रोल है। पब्लिक अवेयरनेस अबाउट हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस ऑफ एनिमल हेल्थ शुड बी मेड इन द ग्राउंड लेवल, और दे शुड बी अवेयर दैट स्ट्रेस्ड कंडीशन जो होती है ना एनिमल की शुड लीड टू द डिजीज कंडीशन, सो हैंडल विद केयर। रिसर्च ऑन सिचुएशन ऑफ एनिमल वेलफेयर रिपोर्ट करो हायर अथॉरिटी को। दे शुड प्रोवाइड प्रॉपर रिक्वायर्ड हेल्थ फैसिलिटीज टू द एनिमल्स। वेटरेरियंस कुड also play an important role in formulation of laws for animal welfare and also for strong implementation of it. Supervise and instruct the junior personnel concerned with animal welfare services. नेक्स्ट अपन जो है मेजर स्टार्ट करता है, तो इसके अंदर देखिए 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन के ए और बी क्वेश्चन सब डिवाइडेड है। तो पहले अपन एक क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ डेयरिंग इन इंडिया। तो पहले पर्सपेक्टिव की बात करें तो इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन होता है, जिसकी तो इंक्रीज अवेलेबिलिटी भी होगी ऑफ कोर्स मिल्क फॉर प्रोसेसिंग। डिमांड अगर इंक्रीज होगी डे बाय डे तो इंक्रीज होगी डिमांड किसकी, मिल्क की एज वेल एज मिल्क प्रोडक्ट की। फिर बात करें लार्ज डोमेस्टिक डिमांड है, लो लेबर कॉस्ट है, अवेलेबिलिटी ऑफ हाईली ट्रेंड एंड क्वालिफाइड मैन पावर। और फिर बात करें इंक्रीज नंबर ऑफ डेयरिंग प्लांट्स इन पब्लिक कोऑपरेटिव्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स, एनहेंस करना एक्सपोर्ट पोटेंशियल फॉर मिल्क प्रोडक्ट्स, इंक्रीज करना ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिजिनस मैन्युफैक्चर एंड इक्विपमेंट्स। फिर बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ डाइवर्स जर्म प्लाज्मा विद एबिलिटी टू सर्वाइव एंड प्रोड्यूस अंडर ट्रॉपिकल क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ एनिमल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर क्विक इन इम्प्रूवमेंट बहुत ही हो रहा है। अब प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कैटल या फिर डेयरिंग इंडस्ट्री की। तो लो जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ एनिमल्स की बात करें तो लो जेनेटिक पोटेंशियल आप जानते हैं कि एक प्रॉब्लम है, हायर आउटपुट्स नहीं आते। फिर बात करें ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन, जो इंडिया की जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन है। फिर बात करें सीजनल फ्लक्चुएशन होता है मिल्क प्रोडक्शन में, पीसेस होते हैं, वाइस वेरिएशन जो होता है इन द मिल्क क्वालिटी। और फिर बात करें डेयरिंग सेक्टर जो है मेनली डोमिनेट किससे कर रहा है, इनफॉर्मल बाय अनऑर्गेनाइज सेक्टर, लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज़ फॉर द डेयरी प्रोड्यूस। तो ये सारे जो हैं इसके जो है ये प्रॉब्लम्स है डेयरिंग इंडस्ट्री की। नेक्स्ट अपन बी क्वेश्चन पे चलते हैं, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ एनिमल एंड एनिमल वॉशिंग्स एंड वेस्ट। तो आप ये मन से लिखना है आंसर, और बिल्कुल मतलब आपको सोच के लिखना है कि इसमें क्या क्या पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है, पहले तो वेस्ट की बात करें तो 2 तरह के वेस्ट लाइफ स्टॉक से बनते हैं। पहला है लिक्विड, जिसके अंदर वो यूरिन, उसका वाटर, जियान वाटर, और जो वॉशिंग वाटर होता है ना, ये सारा लिक्विड वेस्ट में आता है। सॉलिड वेस्ट में बात करें तो उसमें क्या आता है, फीसेज और बेंडिंग मटेरियल एनिमल का। तो अपन इसकी रिसाइकलिंग कैसे कर सकते हैं, तो आप जानते हैं कि इंडिया जो है रिसाइकिल पे फोकस कर रहा है, और अभी भी एकदम रिसेंटली अभी पता चला है कि जो काउडंग का जो है यूज़ किया जा रहा है उसको अपन ऑर्गेनिक जो है कलर बना सकते हैं। सो ये देखिए कितना मतलब इसको रिसाइकलिंग में अपन प्रोसेस में आगे बढ़ चुके हैं। सो ये जो है इसका यूरिन लिक्विड वेस्ट की बात करें तो ये मैन्योरिंग में और उसमें हेल्प कर लेगा, प्लांट्स के फर्टिलाइज़र की तरह काम करेगा। उसकी जो फीसेज है, उसके जो काउडंग है वो आप जानते हैं बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प में चली जाएगी। तो ये सारे उसका क्या है डिटेल, यानी मतलब उसका रिसाइकल करने का मतलब बिल्कुल प्रोसेस है, जो कि आप खुद अपने मन से भी आप फिर बायोगैस के बारे में समझा सकते हैं। तो ये सारे जो है इसके अंदर आते हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन 2 की, एक पोर्शन वाई हाउसिंग एसेंशियल फॉर लाइफ स्टॉक, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म बिल्डिंग। सो इसने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि आप में लाइफ स्टॉक को हाउसिंग कराने की कहाँ ज़रूरत है। तो आप जानते ही हैं एडवर्स कंडीशन में प्रोटेक्शन देना, उसे जो है हमें इनकम्प्लीट है, अगर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो अपना पूरा जो है वर्क इनकम्प्लीट है। तो हाउसिंग जो है वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। इन प्रॉपर प्लानिंग जो होगी इन द अरेंजमेंट ऑफ हाउस एनिमल हाउसिंग में रिजल्ट इन एडिशनल लेबर चार्जेस या फिर कटेल द प्रॉफिट ऑफ ओनर। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि केयर शुड बी टेकन टू प्रोवाइड कंफर्टेबल अकोमोडेशन फॉर एन इंडिविजुअल गेटर। नो लेस इंपॉर्टेंट इज मतलब आपको प्रॉपर सैनिटाइजेशन, ड्यूरेबिलिटी, अरेंजमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ क्लीन मिल्क अंडर द कन्वेंशनल एंड इकोनॉमिकल कंडीशंस। लोकेशंस की बात करें तो
क्राइटेरिया अगर आपको देखना है तो पहले आप ट्रोपोग्राफी या फिर ड्रेनेज सिस्टम का देखना कि वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम और ट्रोपोग्राफी होनी चाहिए। सॉइल टाइप देखनी है जिसकी फर्टाइल सॉइल लेनी है हमेशा। एक्सपोजर टू सन और प्रोटेक्शन फ्रॉम विंड, तो बिल्डिंग जो होती है ना वो लोकेटेड वैसी होनी चाहिए जहाँ पे नॉर्थ की तरफ तो सन का एक्सपोजर सबसे ज़्यादा हो और साउथ की तरफ सन का एक्सपोजर सबसे कम हो, और उसका जो करंट्स है उसके वजह से उसे प्रोटेक्ट मिलेगा वाटर विंड करंट्स के। फिर बात करें बिल्डिंग्स जो होनी चाहिए वो एकदम डायरेक्ट सनलाइट कैन रीच टू द प्लेटफॉर्म्स, गटर्स एंड मेंजर्स इन द कैटल शेड। सो ये आपको याद रखना है। फिर एसेसिबिलिटी जो है उसका इजीली एसेसिबल होना चाहिए एज़ पर डिज़ायरेबल जो आपको चाहिए। ड्यूरेबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस होनी ही चाहिए। वाटर सप्लाई एकदम अबंडेंट सप्लाई होनी चाहिए, क्लीन सॉफ्ट फ्रेश वाटर की। सराउंडिंग्स की बात करें तो एरियाज इन्फेस्टेड विद द वाइल्ड एनिमल्स एंड डिकॉइड्स शुड बी अवॉइडेड। लेबर जो होना चाहिए वो ऑनेस्ट होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, रेगुलर सप्लाई होना चाहिए। मार्केटिंग जो है एकदम ओनर से सेल प्रोडक्ट प्रॉफिटेबली और रेगुलरली ये करना आना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी एकदम इम्पॉर्टेंट है पॉइंट है इसका। फिर फैसिलिटी, लेबर, फूड, ये सारे जो है इसके अंदर आपको ध्यान रखने हैं। फिर बात करते हैं डिस्क्राइब केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ काफ। सो केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ काफ जो आपको प्रायोरली जो है आपको ये लिखना है जिसकी इमीडिएटली जो है काफ जब बॉर्न होता है उसका आप पहले म्यूकस रिमूव करवाओ, जिसकी नोज़ और माउथ में जो म्यूकस है ना वो रिमूव किया जाता है। तो ये ताकि क्या है काफ स्टार्ट कर ले ब्रीदिंग। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन शुड बी यूज, अल्टरनेटली प्रेसिंग द रिलीज ऑफ चेस्ट वॉल्स फ्रॉम विद द हैंड्स आफ्टर लाइंग ऑफ द काफ ऑन इट साइड। फिर क्या करो, अप्लाई करो टिंचर और आयोडीन टू द नेवल एट बर्थ एंड डस्ट विद द बोरिक एसिड पाउडर। तो ये क्या होगा, इफ़ लॉन्ग कॉर्ड इज अटैच टू द नेवल स्वाइप इट आउट, और 2 इंच जो है आगे जो है उसका कट करना है, अप्लाई करना है। फिर आयोडीन। फिर बात करें नेवल कॉर्ड टाइट करनी है, अलाउड टू ड्रेन, मतलब इसको अलाउ नहीं करना है ड्रेन होने के लिए। फिर बात करें अंडर मोस्ट कंडीशन जो है काफ विल बी ऑन स्पीड, मतलब एक कभी कभी तो है ना मतलब खुद खड़ा होकर शकलिंग स्टार्ट कर देता है, पर कभी कभी नहीं कर पाता, तो आपको हेल्प करनी है उसको शकल कराने में। फिर बात करते हैं कि उसको जो कोलेस्ट्रम फीडिंग है वो फर्स्ट मिल्क जो है उसको 48 आवर्स में पिलाना है ताकि उसके एंटीबॉडीज़ वगैरह वो सब आ जाए। और फिर बात करें तो रेट ऑफ मिल्क फीडिंग शुड बी 10% ऑफ द काफ्स वेट पर डे अप टू अ मैक्सिमम 5 to 6 लीटर पर डे। 5 to 6 लीटर पर डे जो है ये आपको याद रखना है। इन स्कोरिंग अकर मिल्क अलाउंस शुड बी रिड्यूस टू हाफ और लेस until the calf recovers. इफ़ पॉसिबल व्हीलिंग सिस्टम जो है बेस्ट है। यूजुअली काफ जो है सेपरेटेड किया जाता है परमानेंटली फ्रॉम इट्स मदर आफ्टर द फर्स्ट फीडिंग बिकॉज इट सिंप्लीफाइज मैनेजमेंट एंड रिड्यूसेस फूड एंड लेबर कॉस्ट फॉर रेयरिंग। सो ये आपको याद रखना है। और इंडिविजुअल पेन होना चाहिए इंस्टॉल फॉर द फर्स्ट फ्यू वीक्स ताकि जो है वो केयरफुल अटेंशन कर सके। फिर 8 वीक तक जो है उसे आप फिर हैंडल कर सकते हो ग्रुप के साथ। फिर एट द एज ऑफ 15 30 to 40 cc ऑफ HS सीरम शुड बी इनोकुलेटेड इनटू द काफ। डीहॉर्निंग करनी है आपको प्रिफरेबली 15 दिन के अंदर अंदर। टीट्स जो होते हैं अडर ऑफ द हेफियर मतलब जो है उसको एक्सेस ऑफ 4 आर यूजुअली बेस्ट रिमूव। ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की, वो है गिव डिटेल ऑफ फीड एंड फीडिंग शेड्यूल ऑफ कैप्टिव एनिमल्स। सो आपको फीड जो है इसके अंदर आपको बताना है फीड और फीडिंग। तो हमें एक ब्रीफली आपको मैं बता देता हूँ सिस्टम इसका। तो आपको ये याद रखना है कि जिसकी फीडिंग जो होती है ना वो होती है डिफरेंट कैप्टिव मतलब एनिमल कंडीशन और फ्री रेंजिंग कंडीशंस में होता है। कैप्टिव एनिमल्स मतलब ये जू टाइप एनिमल्स की बात कर रहा है, वाइल्ड एनिमल्स की बात कर रहा है। फीडिंग जो है वो एक्टिविटी ऐसी होती है जिसके अंदर जो है आपको फ्री रेंजिंग वाइल्ड एनिमल्स को जो है उसके अंदर केसेस में आपको इटसेल्फ आपको खुद को अटेम्प्ट करना पड़ता है ताकि उसे कंट्रोल कर सके मेजर्स को। और डिफरेंट फीड हैबिट्स आर देयर इन केस ऑफ कैप्टिव एनिमल्स प्लेसेस आर रिच इन मल्टीपल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। सो आपको प्राइमरी नॉलेज होनी चाहिए उसकी फीडिंग की रिलेटेड एक्टिविटीज़ और कंसेंट एंड मतलब एनिमल के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए उसकी कब फीडिंग है क्या है। ये आपको कैप्टिव एनिमल के जो स्पीशीज़ पे डिपेंड करेगा जिसकी साइंटिफिक मोड ऑफ फीडिंग स्ट्रेटजीज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि होता है वाइल्ड एनिमल प्लेसेस का। तो ये सारी उसकी जो होती है। फिर बात कर डिस्क्राइब द रोल एंड फंक्शन ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। सो ये आप जानते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है विल एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर फॉर द फॉलोइंग, जिसकी इंप्रूवमेंट करना व्हीकल डिज़ाइन में, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल्स, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू एनिमल like construction of sheds, water trough, veterinary assistant, give financial or other assistance to the welfare organization
ये जो होता है मेथड्स दो होते हैं, जिसकी मेथड ऑफ किलिंग ऑफ एनिमल्स, मेंटेनेंस ऑफ एनिमल हाउस, इसके दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं। सो ये जो है जब कब सेटअप हुआ था, ये इंडिया में 1962 में अकॉर्डिंग विद सेक्शन 4 ऑफ PCA एक्ट 1960। ये फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट और इसका हेडक्वार्टर जो है चेन्नई में है और इसके जो 28 मेंबर होते हैं अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। AWBI रिसीव्स फंड्स एज पर बजट प्रोविजन मेड बाय ईच 5-year प्लान और AWBI जो है रिकॉग्नाइजेशन टू ऑल द एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑफ आवर कंट्री। तो ये सारा जो है इसके अंदर जो है आता है। इसी के साथ हमने पेपर भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और जो है अब आप जो है इसके अंदर हमारा जो LPM पेपर 2 आएगा, उसके बाद जो है ये हमारे 2019 तक जो है पूरा जो है हमने 2016 से 2019 तक का पूरा पोर्शन हमने कवर कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।